गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी हम आज केटीजी का सेकेंड लेक्चर लेंगे। कल मैंने आपको एनर्जी, प्रेशर ये सब बताया था। टुडे वी विल टेक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। So number of independent direction in which a gas molecule can move is called its degree of freedom। मतलब एक गैस मॉलिक्यूल कितनी दिशाओं में जा सकता है उसको कहते हैं उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जैसे मान लीजिए हम बात करें मोनो एटॉमिक गैस की। अगर हम पहले लेते हैं मोनो एटॉमिक का एग्जाम्पल क्या है? लाइक हीलियम गैस। मोनो एटॉमिक का मतलब इसके एक मॉलिक्यूल में एक एटम है। तो अगर ये एटम हम देखें कहाँ जा सकता है, या तो एक्स में या वाई में या जेड में, यानी ये तीनों दिशाओं में से किसी भी एक डायरेक्शन में ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है। तो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3। इसको एफ से दिखाते हैं बेटा हम, ठीक है? एक्स, वाई एंड जेड। तो मोनो एटॉमिक गैस की जनरली जो आइडियल गैस होती है उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3। डाई एटॉमिक के लिए क्या करेंगे हम? डायटॉमिक गैसेस कौन सी होती हैं? जिनके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। तो इनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती है बेसिकली? इधर देखिए, मॉलिक्यूल्स में दोनों एटम क्या कनेक्टेड रहते हैं आपस में। जैसे अपन हाइड्रोजन की बात करें, सपोज इनके बीच में कोई बॉन्ड है, सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, उससे मतलब नहीं है। तो पूरा के पूरा मॉलिक्यूल या तो एक्स डायरेक्शन में जाएगा, या वाई के अलोंग जाएगा, या जेड के अलोंग जाएगा। तो इसकी 3 तो ट्रांसलेटरी मोशन हो गई, यानी कि एक्स, वाई और ये फिर जेड ऐसे। और 2 हो गई इसकी रोटेशनल मोशन, क्योंकि या तो ये वाई एक्सिस के अबाउट घूम सकता है इस तरह से, और या ये जेड एक्सिस के अबाउट घूम सकता है ऐसे। ये जो एक्सिस आप देख रहे हैं ये जेड एक्सिस है। तो इसके 2 पैटर्न हो गए रोटेशन के। एक्स के अबाउट रोटेशन नहीं होगा इसका। ये है अपना वाई, ये है जेड और ये एक्स। तो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हुई बच्चों? 3 तो ट्रांसलेशन मोशन की वजह से और 2 रोटेशन की वजह से, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो या तो वाई के अबाउट घूमेगा इस तरह से, वाई के अबाउट, या जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमेगा। तो 2 मोशन हो गई उसकी रोटेशन की वजह से। यानी टोटल कितनी हुई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? 3 + 2 = 5। So for any diatomic gas number of degrees of freedom are 5। तीसरा आता है अपना ट्राइएटॉमिक गैसेस। ट्राइएटॉमिक का मतलब क्या है? जैसे अपनी कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होगा? O डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, और अपना ओजोन का जनरली ट्रायंगुलर टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। तो इनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वो मैं बताता हूँ। आप पहले इसको कॉपी करिए 2 मिनट। ये मोनो एटॉमिक के लिए, वो डाई एटॉमिक के लिए। मोनो एटॉमिक की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डाई एटॉमिक में 5। 3 तो लीनियर मोशन की वजह से और 2 मॉलिक्यूल के रोटेशन की वजह से होती हैं। अब ये जो ट्राई एटॉमिक है इसके लिए जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ लिखते हैं, देखिए। F = 3n - b। यहाँ पर n क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स। ऑफ कोर्स ट्राइएटॉमिक है तो 3 ही एटम होंगे इसमें। और b क्या है? नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट का मतलब एक बॉन्ड को एक कंस्ट्रेंट कंसीडर किया जाता है। यानी अगर सिंगल बॉन्ड है तो भी, चाहे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसको एक कंस्ट्रेंट माना जाता है। तो अब हम जैसे इन दोनों की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आप देखिए नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें? 1 2 3, यानी 3 × 3 माइनस कंस्ट्रेंट्स बोले तो बॉन्ड। एक बॉन्ड यहाँ पर है और एक बॉन्ड यहाँ पर है, तो ये 1 और ये 2। तो यानी ट्राइएटॉमिक गैस जिसका स्ट्रक्चर लीनियर है उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हो गए बच्चों? 7। अब आप कहोगे सर
5 से ज़्यादा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे होती हैं? एक्चुअली जो गैसेज हैवी होती हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है बेटा, उनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ती हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल के वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं एनर्जी बढ़ाने पर। तो जो एक्स्ट्रा यहाँ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिल रही हैं आपको, दैट इज़ बिकॉज ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी। ये है अपना पहला स्ट्रक्चर ए, सिंगल मीन्स लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बात करें ओजोन के लिए कि भाई ओजोन की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी, तो ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा है? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ अगर हम O मॉलिक्यूल माने तो F क्या होगा? 3n-B से 3 × 3, क्योंकि 3 एटम होंगे ओजोन में, 1 2 3। कंस्टेंट्स कितने होंगे? एक बॉन्ड, ये सेकेंड बॉन्ड और ये थर्ड बॉन्ड, 3। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई? 3 3 9 -3 कम्स आउट 6, यानी वहाँ पे 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी। तो लीनियर स्ट्रक्चर के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी? 7, और ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर के लिए कितनी? 6। कॉपी करिए इसको आप 1 मिनट। फॉर्मूला है 3n-B। n क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। ट्राइंगुलर में ऑफ कोर्स 3 एटम होंगे, और ये हैं बॉन्ड्स, कंस्ट्रेंट, यानी जिनसे मॉलिक्यूल बंधा हुआ है। तो एक ऐसा नहीं है कि उसमें आप डबल बॉन्ड माने 1 2 3 4, एक बॉन्ड को एक कंस्ट्रेंट मानेंगे, चाहे उसका नेचर डबल बॉन्ड हो, चाहे उसका नेचर ट्रिपल बॉन्ड का हो। अब इसके बाद जो चीज़ आती है बेटा, वो आती है मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। हेडिंग डालो सभी, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मैक्सवेल लॉ क्या कहता है कि द एनर्जी ऑफ एनी गैस एट टेम्परेचर T इज इक्वली डिवाइडेड इन इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझिए, अगर हम एक मोनो एटॉमिक गैस लेते हैं कोई, लाइक हीलियम, इसका हमने 1 मोल लिया, तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होती है? 3/2 RT। तो मैक्सवेल ने ये बताया कि ये 3/2 RT जो है, ये तीनों डायरेक्शन में इक्वली डिवाइड होगा। 1 मोल के लिए हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी? 1/2 RT। सो दिस इज कॉल्ड इक्विपार्टीशन, यानी इक्वली डिवाइड हो गई एनर्जी। टोटल कितनी थी? 3/2, हाफ इसमें, हाफ इसमें और हाफ इसमें। तो यानी फॉर एनी गिवन गैस इट्स टोटल एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड इन इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। कॉपी करिए इसको। अब ये एनर्जी जो है, ये 1 मोल की एनर्जी है। 1 मोल के लिए डिफाइन किया हमने। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों? अवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो हम इसलिए कह सकते हैं अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कितनी है? 3/2 RT। तो हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी? डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। ये कल मैं आपको बता चुका हूँ, R/Na को हम क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है तो ये एनर्जी कितनी बची? 3/2 kT। ओके, यानी हर मॉलिक्यूल की T टेम्परेचर पर टोटल एनर्जी कितनी है आइडियल गैस के? 3/2 kT। अब मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी होगी बताइए? ½ kT इसमें, ½ kT इसमें और ½ kT इसके अंदर। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी 3/2 kT, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी? 1/2 kT होगी। कॉपी करिए।
तो 1 मोल के लिए हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1/2 RT, और 1 मॉलिक्यूल के लिए हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1/2 KT एनर्जी होगी। ठीक है, राइट। कॉपी करो इसको। अगर आप बात करें डायटोमिक के लिए, तो डायटोमिक की कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है बच्चों? 5। 2 तो लीनियर है, सॉरी 3 तो ट्रांसलेशन मोशन की वजह से है और 2 रोटेशन की वजह से है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम टोटल एनर्जी चाहें, सो एनर्जी ऑफ 1 मोल फॉर 1 मोल, तो टोटल एनर्जी क्या होगी इसकी? 5/2 RT, क्योंकि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी होगी? 1/2 RT। तो हम एक जनरलाइज स्टेटमेंट कह सकते हैं, अगर किसी गैस की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F है तो उसके 1 मोल की टोटल एनर्जी जो है वो क्या होगी? F/2 RT। दिस इज व्हाट? टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल, जहां पर F क्या है? उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिंपल सी बात है बच्चों, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी है? हाफ RT, राइट। जितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उतनी टोटल एनर्जी हो जाएगी, तो F का मल्टीप्लाई हो जाएगा हाफ RT में। एंड अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो क्या लिखेंगे? फॉर अ मॉलिक्यूल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी मॉलिक्यूल की F/2 KT। तो यहाँ अगर हम डायटोमिक की बात करें तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी मॉलिक्यूल की? 5/2 KT, क्योंकि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी है? 1/2 KT। तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसकी, तो टोटल कितनी होगी? 5/2 KT, क्योंकि हाफ KT, हाफ KT, हाफ KT 3 तो लीनियर की हो गई, और 2 हाफ KT किसकी हो गई? रोटेशन की। तो नेट कितना मिलेगा हमें? 5/2 KT। कॉपी करिए इसको। अगर आप बात करें ट्राइएटॉमिक के बारे में, तो ट्राइएटॉमिक में जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लें, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल T टेम्परेचर पर हो तो टोटल एनर्जी क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है? अभी निकाली थी हमने 3n-b से 7, तो टोटल एनर्जी क्या होगी बच्चों? 7/2 RT। और 1 मॉलिक्यूल की अगर निकालेंगे तो वो कितनी आएगी? 7/2 KT। मॉलिक्यूल के लिए K होता है और मोल के लिए R होता है। कॉपी करिए इसको। सो दिस इज अबाउट द एनर्जी ऑफ अ गैस। तो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है एनर्जी? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में 1 मोल के लिए हर डिग्री में हाफ RT, 1 मॉलिक्यूल के लिए हर डिग्री में हाफ KT। अब जितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है आप उसका क्या करिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी उसकी। ठीक है, राइट। आप ओजोन के लिए निकालना चाहें तो ओजोन के लिए क्या हो जाएगा? 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी उसकी, तो 6/2 RT, और मॉलिक्यूल की निकालेंगे तो 6/2 KT, लाइक दैट।
अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में। स्पेसिफिक, एक सेकेंड, बच्चों हमने कैलोरीमेट्री में आपको बताया था, वहाँ पे लिक्विड की स्पेसिफिक हीट बताई थी। पानी के लिए क्या होती है 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमें जो हीट चाहिए उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। गैसेस में मास नहीं होता, गैसेस में मॉलिक्यूल होते हैं, तो इनके लिए 2 तरह की स्पेसिफिक हीट डिफाइन होती है। पहली होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम Cv कहते हैं। अब ये होती क्या है सुनिए। मान लीजिए एक चैम्बर लिया हमने, कोई वेसल, इसमें हमने एक गैस के n मोल्स को फिल करा। कितने मोल्स? n। वेसल क्लोज है, यानी इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा किसी भी क्लोज वेसल का? कांस्टेंट। अब जो गैस इसमें भरी थी उसका टेम्परेचर मान लीजिए T था। मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूँ T से बढ़ाकर कितना? T प्लस डेल्टा T। अगर किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? उसको हीट देनी पड़ेगी, यानी कि हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो हीट यहाँ क्या होगी? Q इक्वल टू एन CV डेल्टा T। जैसे हम वाटर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या लिखते हैं वहाँ? MS डेल्टा T। गैसेज में मास की जगह पे मोल्स होते हैं, और स्पेसिफिक हीट जो है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में बिहेव कर रही है कि वेसल का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रखा गया है, तो दैट इज CV डेल्टा T। ये अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ n मोल्स ऑफ अ गैस फ्रॉम T टू T प्लस डेल्टा T। अगर हम यहाँ से CV को डिफाइन करें तो ये क्या आएगा? देखिए सेकेंड इक्वेशन, यहाँ से हम CV की डेफिनेशन बनाएंगे बच्चों। कैसे? देखो, if n equal to 1 mole, delta T is how much? like 1 unit, यानी केल्विन कह सकते हैं आप, राइट। तो CV किसके बराबर होगा? Q के बराबर। अब यहाँ से डेफिनेशन क्या बनी? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम is equal to the amount of heat required to increase the temperature of 1 mole of a gas by 1 unit, यानी 1 केल्विन कह सकते हैं आप। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, Q के बराबर होगा, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, क्योंकि हमने n को क्या किया 1, और डेल्टा T को भी क्या किया 1 यूनिट। तो यानी किसी गैस का 1 मोल का टेम्परेचर 1 यूनिट बढ़ाने के लिए हमें जो हीट चाहिए उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके बच्चों, दैट इज कॉल्ड CV। इन जनरल आपको ध्यान रखना है, इफ अ गैस हैज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F, देन CV जो होता है वो होता है FR/2। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। मैं इसको ड्राइव भी कर देता हूं, आप पहले कॉपी करें। आराम से लिखो बच्चों इसको पहले।
ओके, तो आई थिंक आपने लिख लिया होगा, नहीं तो आप इसे पॉज करके लिख लें। अब देखो बच्चों, ये CV मैंने ऐसा क्यों लिखा, इसको ज़रा समझिएगा। ये हम ड्राइव करेंगे कि CV को हम ऐसा क्यों लिखते हैं। देखिए, मान लो एक वेसल था, इसमें मैंने किसी गैस के n मोल्स भर दिए और टेम्परेचर रखा T, तो इसकी इनिशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, 3/2 nRT, क्योंकि 1 मोल की क्या होती है, 3/2 RT। आइडियल की बात कर रहे हैं हम, हीलियम की, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसके 3 लिए हमने। एक काम करिए, आप कह दीजिए जनरल कोई गैस भर दी जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, F है, तो एनर्जी क्या होती है, F/2 RT। यहाँ n मोल्स है तो F/2 nRT। अब मैंने हीट दी तो टेम्परेचर मान लीजिए इसका हो गया T + ΔT, बढ़ गया हीट देने पर, राइट। तो फाइनल एनर्जी क्या होगी, F/2 nRT + ΔT, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, T से बढ़कर T + ΔT। तो जो मैंने हीट दी उसका यूज़ कहाँ हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। ध्यान से देखिए, तो सेकंड में से फर्स्ट को हम माइनस करेंगे, क्या मिलेगा हमें, F/2 nR को कॉमन लिया हमने दोनों में से, T + ΔT माइनस T कैंसिल हुआ, क्या बचा बेटा, Q = F/2 nR∆T। अब जो CV होता है वो क्या होता है फॉर्मूले के हिसाब से, यहाँ ये जो इक्वेशन आई है ना, इसको आप नंबर 3 डाल दीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको n और ΔT को लिखें तो CV इज बीइंग, इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, Q/n ΔT। n का डिवाइड किया इधर, ΔT का डिवाइड किया, तो ये क्या मिला मुझे, FR/2। तो ये सिंपल सी बात हो गई कि अगर कोई गैस जिसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F है, उसके लिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितनी होती है, FR/2। सेकेंड चीज समझिए, CP क्या होता है, CP इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें, जैसे मान लीजिए कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है, आप एक बर्तन लीजिए, यहाँ एक पिस्टन लीजिए, इसमें हमने गैस भर दिया, राइट, कितने मोल्स भर दिए, n मोल्स, और टेम्परेचर क्या है इसका, T। अगर मुझे हीट देनी है इसको और टेम्परेचर को बढ़ाना है T + ΔT, तो CP कैसे डिफाइन होता है बेटा, कितना हीट देना पड़ेगा हमें, NCP ΔT, इतनी हीट हमें देनी पड़ेगी। कांस्टेंट प्रेशर क्यों कहा हमने, क्योंकि ओपन वेसल में केवल एक ही प्रेशर लगता है, जो कि क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड P0। कॉपी कर लीजिए यहाँ तक पहले, ये जरूरी नहीं है कि आप ड्राइव करें, बस ध्यान रखिए किसी गैस की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर F है तो उसका CV कितना होगा, FR/2। अब हम CP डिफाइन करेंगे, यहाँ से देख लीजिए आप 1 मिनट पूरा। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम मिटा सकते हैं। भाई n मोल्स भरे थे हमने किसी गैस के जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम F थी, तो एनर्जी उसकी इतनी थी पहले, क्योंकि
1 मोल की होती है F/2 RT, तो n का इतना। टेम्परेचर बढ़ाया तो फाइनल एनर्जी कितना, T की जगह T + डेल्टा T, जो चेंज हुआ वही हीट हमने दी थी उसको। तो पर मोल पर केल्विन कितना हुआ, FR/2। ये हुआ सीधा फॉर्मूला। सीधा ध्यान रखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर F है तो CB की वैल्यू क्या होती है, FR/2। अब जरा आगे समझो इस चीज़ को। यहाँ से हम CP डिफाइन करेंगे, तो CP कितना आएगा, Q/n डेल्टा T। इसके बाद ये नंबर हम 2 डालेंगे। ये था हमारा नंबर 1। देखो बच्चों, अगर यहाँ पे n को क्या लिया जाए, 1 मोल, और टेम्परेचर को भी हम 1 यूनिट ले लें केल्विन में, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड ले लो पर केल्विन ज़्यादा यूज़ होता है। तो CP किसके बराबर होगा, Q के बराबर। यानी स्पेसिफिक हीट, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप गौर करना, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस बाय यूनिट अमाउंट, बाय 1 केल्विन। ओके, ये डिपेंड करता है कि आप सिस्टम कौन सा ले रहे हैं। ठीक है, जनरली हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर से काम में लेते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड भी अगर है तो हम उसको केल्विन में बदल देते हैं। सो अब एक रिलेशन आता है, मेयर्स रिलेशन। एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने एक रिलेशन ड्राइव किया था। ये मैं आपको अभी थर्मोडायनेमिक्स की जो मेरी 3rd लेक्चर होगी उसमें बताऊंगा, प्रोसेस में, आइसोबारिक प्रोसेस में। पहले अपन इसको समझ लेते हैं। उन्होंने एक रिलेशन दिया, CP - CB इज इक्वल टू R, जहां पर तीनों के तीनों एक ही सिस्टम में होने चाहिए। यानी जो हीट है उसको आप जूल में नापें तो R मिलेगा आपको 8.3। अगर आप इसको कैलोरीज में नाप रहे हैं, दोनों को CP और CB को कैलोरीज में, तो R मिलेगा आपको 2, क्योंकि 8.3 में हम किसका डिवाइड करेंगे, 4.2 का, तो लगभग वो 2 के बराबर आता है। ठीक है, अब सुनिए, तो हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं यहाँ से, CP इज CB + R। ये आपको ध्यान रखने हैं दोनों रिलेशन। ओके, आराम से कॉपी करो बच्चों इसको। मैं जब तक ये राइट साइड वाला मिटा देता हूँ। अब बस हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, टेबल बनानी है कि भाई मोनो एटॉमिक के लिए CB कितना, CP कितना, डायटॉमिक के लिए CB कितना और CP कितना। ये सब हमें एक टेबल में सीखना है। ये मेयर रिलेशन होता है, CP - CB इज R। अगर ये कैलोरीज में है तो R की वैल्यू भी क्या होगी, कैलोरीज में। अगर ये जूल में नापी जा रही है हीट तो R की वैल्यू भी जूल में, 8.3। अब एक बात सुनो बच्चों, हम एक टेबल बनाएंगे, राइट। यहाँ पे हम लिखेंगे मोनो एटॉमिक, यहाँ पे हम लिखेंगे डाई एटॉमिक, यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राई एटॉमिक। इसमें 2 स्ट्रक्चर लेंगे, लीनियर और दूसरा लेंगे ट्रायंगुलर। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले CB की वैल्यूज़, फिर हम लिखेंगे CP की वैल्यूज़, फिर एक रिलेशन होता है गामा।
क्या होता है ये अभी आप केवल याद रखें, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज गामा। ड्राइव हम थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे इसको। ओके, सो गामा इज कॉल्ड, यू कैन राइट लाइक दिस, गामा इज Cp अपॉन Cv। तो देखिए अब जो मोनो एटॉमिक गैस है इसके लिए Cv और Cp कितने होंगे जरा समझिए। मोनो एटॉमिक की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती हैं? 3। तो Cv कितना? Fr अपॉन 2 यानी कि 3R अपॉन 2। डाई एटॉमिक के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती हैं? 5, 3 ट्रांसलेशन मोशन की और 2 रोटेशनल मोशन की। तो उसके लिए Cv कितना आएगा? 5R/2। ट्राई एटॉमिक के लिए लीनियर स्ट्रक्चर बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी थी? 3n-b यानी 3 × 3 - 2 7। तो वहाँ Cv कितना? 7R/2। ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर जो था वो कौन सी गैस थी अपनी? ओजोन। ओजोन के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने आए थे? 3n-b से 3 × 3 - 3 यानी 6। तो वो कितना होगा Cb इसके लिए? 6R/2। अब Cp क्या है? ये बहुत सिंपल है, बताया था ना आपको, Cp - Cv + R, Cb = R। तो Cp कितना होगा हर एक के लिए? Cb + R। तो हर एक में R जोड़ते जाइए। 3R/2 + R कितना? 5R/2। 5R/2 + R कितना? 7R/2। दिस प्लस R/2 सॉरी प्लस R 9R/2। दिस प्लस R 8R/2, या इसको इन शॉर्ट आप 3R और 4R भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो ऐसे कैसे निकाला हमने। किसी भी Cp को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? लाइक मोनो की बात करता हूँ मैं, तो ये कितना था? 3R/2 + R। कितना बचेगा? एलसीएम लेके करेंगे तो 5R/2। 5R/2 ये Cp। इसी तरह से हमने हर एक के लिए Cv हमें मालूम था डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे, R को ऐड कर दिया तो Cp मिल गया। अब रहा सवाल साहब गामा का। तो गामा क्या? Cp अपॉन Cv। देखिए जैसे मोनो के लिए गामा निकालना है तो Cp कितना है? 5R/2। Cv कितना? 3R/2। R/2 कैंसिल या खल्लास, क्या मिलेगा हमें? 5/3 या 1.67। अगर आप डाई की बात करें तो 7R/2 अपॉन 5R/2 कितना मिलेगा गामा? 7/5 1.4 डाई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक लीनियर की बात करें तो 9/7। ट्राई एटॉमिक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर तो कितना आएगा? 4R/3R यानी कि 4/3, या आप कह सकते हैं 1.33। So these are the values of Cv, Cp and gamma for monoatomic, diatomic and triatomic gases. कॉपी करो बेटा इसको, पूरा 1 मिनट आपके लिए।
ठीक है बच्चों, अब हम लेंगे इसके बाद मिक्सिंग ऑफ गैसेस। लिखिए Cp एंड Cv फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस। Cp एंड Cv फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस। Cp एंड Cv फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब कई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ऐसे आते हैं बेटा मिक्सिंग वाले। जैसे मान लीजिए एक वेसल है, हमने इसमें 1 मोल हीलियम को डाला, या कहिए हीलियम के 2 मोल डाल देते हैं, और 1 मोल किसका डाला हमने, हाइड्रोजन का। तो हमसे कहेगा व्हाट इज द Cv ऑफ दिस मिक्सचर ऑफ गैसेस, व्हाट इज द Cp फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड व्हाट इज द गामा फॉर द मिक्सचर। तो इनको हमें अलग अलग नहीं सॉल्व करना होता, हमें केवल क्या निकालना होता है, Cv बस। तो देखिए आंसर समझिए, इसका सीधा फॉर्मूला लगाना है। Cv फॉर द मिक्सचर इज N1Cv1 प्लस N2Cv2 अपॉन N1 प्लस N2। अब जरा ध्यान से सुनना, N1 क्या है, पहली गैस के मोल्स, N2 क्या है, दूसरी गैस के मोल, Cv1 क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर फर्स्ट गैस, Cv2 क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर सेकेंड गैस, और N1 प्लस N2 मोल्स है। तो क्या होगा, Cv मिक्सचर इज N1 बोले तो 2 इंटू Cv1। हीलियम के लिए, हीलियम एक मोनोएटॉमिक गैस है, तो Cv की वैल्यू क्या होगी, 3R/2 प्लस N2 कितना है, 1 मोल, Cv2 हाइड्रोजन एक डायटोमिक है, तो Cv कितना 5R/2 अपॉन N1 प्लस N2। तो देखो बच्चों क्या मिलेगा हमें, ऊपर 5R/2 प्लस 3R, तो कितना आया जनाब, 11R, 3 2 6 एंड 5 11/2 इंटू 3, ये हो गया 11R/6। ये हमारा पहला आंसर। अब आप कहोगे सर Cp कैसे निकालेंगे, तो भाई Cp-Cv रिलेशन हर गैस के लिए वैलिड है। कॉम्बिनेशन के लिए भी आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 तरीके हैं करने के। अगर आप चाहें तो ऐसा लगाएं, मैं प्रूव कर देता हूँ। N1Cp1 प्लस N2Cp2 अपॉन N1 प्लस N2। तो देखो N1 कितना है, 2, मोनोएटॉमिक है पहली गैस हीलियम, तो Cp कितना 5R/2। दूसरी गैस कैसी है, डायटोमिक, 7R/2, ओके, डिवाइडेड बाय, सॉरी दूसरी गैस के मोल 1 है ना अपने पास में 1, और ये 2 + 1। बेटा ऐसा करने पर हमें क्या मिल रहा है, ज़रा इधर देखना है ना। तो Cp मिक्सचर, देखिए ये 2 से 2 गया, कितना मिला, 5 2 10 प्लस 7 17R/2, और नीचे 2 + 1 इज 3, सो वी आर गेटिंग 17R/6। अब इसका अल्टरनेट तरीका क्या होता था, अगर मैं चाहता तो इसको पता है कैसे निकालता, ये मैंने लेंदी मेथड इस्तेमाल किया। मिक्सचर के लिए भी हम क्या लगा सकते हैं, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, दिस इज अल्टरनेट टेक्निक। तो देखिए क्या मिलता था हमें, सेम Cv कितना निकला था, 11R/6 प्लस R, क्या आंसर आया, 17R/6। तो ये वही आ रहा है जो हमने लॉन्ग प्रोसीजर से निकाला। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं दोनों मिक्सचर के लिए, ओके। N1Cp1 प्लस N2Cp2 बाई N1 प्लस N2, एंड बच्चों हियर इट इज़ व्हाट, N1Cp1 प्लस N2Cp2 अपॉन N1 प्लस N2। ये आया कैसे, ये मैं आपको अभी एनर्जी और मास कंजर्वेशन के साथ एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल आप इसको ध्यान रखें, कॉपी करिए।
अब अगर आपसे कोई पूछता है मान लीजिए कि गामा मिक्सचर क्या होगा, तो आपके पास सी भी आ चुका है, सी भी आ चुका है। तो जो हमने मिक्सचर बनाया दोनों गैसेस के डिफरेंट मोल्स का, 1 एटॉमिक, 1 थी मोनो एटॉमिक, 1 थी डाई एटॉमिक, तो गामा मिक्सचर क्या लिख सकते हैं अपन, सीधा सीधा ये सिंबल होता है बच्चों गामा का, Cp मिक्सचर अपॉन Cb मिक्सचर। जरा बताओ Cp मिक्सचर कितना आया 17R/6 और Cb कितना आया 11R/6। R/6 से R/6 उड़ गया तो 17/11, दैट इज द वैल्यू ऑफ गामा फॉर गैसियस मिक्सचर। ओके, कॉपी करो। बच्चों आज के लेक्चर के लिए इतना पर्याप्त है। आप तो समझते ही हैं, एनफ बोलता हूँ मैं अक्सर, यानी कि ये पर्याप्त है। आप इसको पढ़िए, समझिए इन चीज़ों को, रेफरेंस लीजिए मटेरियल से अपने, और कल हम आपको एनर्जी कंजर्वेशन और मास कंजर्वेशन में केटीजी की एप्लीकेशन और फ्री मीन पाथ क्या होता है मॉलिक्यूल्स का और रियल गैसेस का बिहेवियर क्या है, ये लास्ट लेक्चर में मैं केटीजी में एक्सप्लेन करूँगा इन द कमिंग लेक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।